फर्स्ट से वो बंदा आपको टॉर्चर कर रहा है या कुछ अरसे बाद? मुझे टॉर्चर करता है या थ्रेट करने की कोशिश करता है। शादी करोगी मैं उसको भी मार दूंगा और तुमको भी मार दूंगा। आपकी चाहत से या उन्होंने आपको तलाक? तलाक उन्होंने खुद दी थी। ज़रा जो नशा करने वाला बंदा है उसको क्या पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही, कोई फॉलो अप नहीं ले रही, कुछ भी नहीं कर रही? जी कोई भी नहीं, कोई भी साथ नहीं दे रहा फिलहाल कर तो। मतलब वो एक ड्रामा हमारे साथ करते हैं, जब भी आते हैं एक ड्रामा करके वो चले जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये हर एक लड़की के साथ यही कुछ करता है। उनकी तस्वीर बनाता है और उनके पेरेंट्स को भेजता है और उनको ब्लैकमेल करता है। उस शख्स के इन औरत के घर जाने की वीडियो मौजूद है, पुलिस के इनके घर जाने की वीडियो मौजूद है, फिर ये थाने में आए दरखास्त दी गई वो हमारे पास मौजूद है। इसके बावजूद शाम को उस शख्स को छोड़ देना ये हमारे लिए दुलमा फिक्री है। इस वक्त हम डीपीओ गुजरात के ऑफिस में मौजूद हैं। इनसे चल के बात करते हैं कि ताख़ीर क्यों हो रही है। शख्स है उसकी गिरफ्तारी 100% इफ़ेक्टिव हो, ये भी देखेंगे कि उस पर इनकी कार्रवाई में डिले का मरतकब कौन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक नई बात डिजिटल के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी मुतासिरा ख़ातून है जो कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार वो किसी और से नहीं है, अपने साबिका शौहर से हैं। वो काफ़ी ओछे हथकंडों पे उतरे हुए हैं। इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी के दर हकीकत वो इन्हें क्या क्या तकलीफ़ दे रहे हैं और किस तरह से इन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, क्या स्टोरी है? आपके साबिका शौहर फैसल नाम था उनका, किस तरह से वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं? और सुनने में ये भी आ रहा है आपने काफ़ी जगह पर कंप्लेंट्स दी हैं, क्या स्टोरी है, थोड़ा शेयर करेंगी आप? 16 ईयर्स हो चुके हैं मेरी शादी को, फिर अब तलाक हुए भी 2 साल हो चुके हुए हैं। ये बताइएगा कि आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी जी। तो डे फर्स्ट से वो बंदा आपको टॉर्चर कर रहा है या कुछ अरसे बाद? नहीं, कुछ अरसे बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे मुझे पता मतलब शादी के बाद चल गया था कि वो किस तरह का है जी। तो आपने अपने घर वालों से डिस्कस नहीं किया? घर वालों को पता है लेकिन कोई भी क्या कर सकता है, जब शादी किया तो उसको निभाएं, फिर आगे से बच्चे हो गए तो फिर ज़ाहिर है फिर इनके लिए करना पड़ता था। तो बच्चों के साथ उस बंदे का कैसे ताल्लुकात थे? बच्चों के साथ बिल्कुल ठीक है, बच्चों को नहीं वो कुछ भी कहता। मतलब वो सिर्फ मेरी ज़ात तक मुझे टॉर्चर करता है या थ्रेट करने की कोशिश करता है, या जो भी करता है वो मेरे साथ करता है, उनको वो कुछ भी नहीं कहता। मामला दर हकीकत ख़राबी की तरफ किस वक्त आए थे कि जब ये तलाक की नौबत आ गई, आपको लगा कि अब अलहदगी हो जानी चाहिए, ज़रूरी है, इससे आगे मैं इस बंदे के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती? वो कौन सा टाइम था? वो तो हमेशा ही 16 साल से यही टाइम रहा है कि मैं इस बंदे के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन सर्वाइव मैंने किया तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया। उसकी जो अपनी हरकत थी, मतलब दूसरी लड़कियों के साथ वो मुलव्वस था, फिर ड्रग्स का लेना, ड्रिंक करना, जो इस तरह के उसके शौक़ थे, उनकी वजह से मतलब हमारी ज़िंदगी आगे चल नहीं थी सकती, लेकिन मैं चलाती रही थी। लेकिन फिर जब उसने मुझे इन्हीं वजह से अपने दूसरी लड़कियों की वजह से और ड्रग्स लेने की वजह से जब उसने मुझे डिवोर्स दे दी, उसके बावजूद अभी 2 साल हो गए हैं, अभी भी वो मुझे थ्रेट करता है और मतलब धमकियाँ देता है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, घर वालों को भी मार दूंगा। अभी भी वो मेरी जान नहीं छोड़ रहा। तलाक दोनों की बाहमी रजामंदी से हुई थी, आपकी चाहत से, या उन्होंने आपको तलाक दी? नहीं, तलाक उन्होंने खुद दी थी। ज़रा जो नशा करने वाला बंदा है उसको क्या पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। मेरे मना करने पर कि मतलब ये काम ना करे, नशा ना करे, दूसरी लड़कियों को घर में ना लेकर आए, तो इस वजह से उसने मुझे मतलब मेरे रोकने टोकने के बाद उसने मुझे तलाक दी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब वो आपको किस तरह से थ्रेट कर रहा है और क्या हो रहा है? क्योंकि तलाक तो हो चुकी है, अब देखा जाए तो ना कानूनी तौर पे और ना शरई तौर पे आपका उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अब वो किस तरह से आपकी लाइफ में जो है इंटरफेयर कर रहा है? लाइफ में इंटरफेयर यही कर रहा है कि मतलब वो कोई ना कोई बंदा हमारे घर की तरफ भेजता है कि मेरे से बात करे, और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कहता है कि तुम जिससे आगे ज़िंदगी बढ़ाओगी, शादी करोगी, मैं उसको भी मार दूंगा और तुमको भी मार दूंगा, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। मतलब उसका ये है कि तुम हलाला करो, जो भी करो, मेरी ज़िंदगी में वापस आओ, मुझे वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मतलब इस तरह थ्रेट करता है और धमकियाँ देता है, लोगों को भेजता है कि मेरे से बात करे, और मेरे बात ना करने पर फिर वो फसादात बर्पा करता है। तो आपने कहीं पुलिस में या कहीं जाके कंप्लेन दर्ज कराई है इस चीज़ की कि मुझे तंग कर रहा है बंदा, या किसी को मेरे घर भेज रहा है बार बार? जी, मैंने अपनी एफआईआर अभी करवाई थी कि ये मुझे तंग कर रहा है। उससे पहले भी हम करवा चुके हुए हैं, कई बार करवाई है।
लेकिन हमें किसी की तरफ से मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलती। जब भी करवाई जाती है वो इसको बुलाते हैं और छोड़ देते हैं। मतलब हमारी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है फिल वक्त। पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही, कोई फॉलो अप नहीं ले रही, कुछ भी नहीं कर रही? जी कोई भी नहीं, कोई भी साथ नहीं दे रहा फिल वक्त तो। जी तो जो आपकी तस्वीर शादी के दौरान जो आप लोगों की तस्वीर या वीडियोस वगैरह थी, जो आपका पर्सनल डाटा था, वो बंदा अब आके लीक कर रहा है? जिस टाइम डिवोर्स हो गई थी ना 2 साल पहले, तो उसने ना मेरी तस्वीर को फैमिली मेम्बर्स, जानने वाले दोस्त अहबाब हर एक को शेयर करना शुरू कर दी थी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो इस काम से नहीं रुका। फिर मैंने अपना केस FIA वालों को दिया था। अब इस केस को भी 2 साल हो जाने लगे हैं। FIA वाले भी कुछ नहीं करते, क्योंकि वो मुंह बोल कर कहता है कि मैंने सब लोगों को खरीदा हुआ है, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तो FIA वाले भी कोई हमारी हेल्प नहीं करते। उनको कितनी दफ़ा कॉल्स करके हमने खुद बताया कि वो घर में रीड करें और उसको पकड़ें और इसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जब तक FIA वाले पहुंचते हैं तब तक वो अपने घर से जा चुका होता है। मतलब वो एक ड्रामा हमारे साथ करते हैं, जब भी आते हैं एक ड्रामा करके वो चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप आला हुकाम से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि ये इसको पकड़ा जाए, इसको इसकी जो काम किया हुआ है इसकी इनको सज़ा दी जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बंदा जो है ना, ये इस माशरे में रहने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये हर एक लड़की के साथ यही कुछ करता है। उनकी तस्वीर बनाता है और उनके पेरेंट्स को भेजता है और उनको ब्लैकमेल करता है। ये सिर्फ उसका मेरी अकेली के साथ नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ हैं जो उसको छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कोई बोलने वाली नहीं थी। तो अभी यही कहा जा सकता है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इसको सज़ा दी जाए, मेरे रास्ते से ये हट जाए। सर, ये ताल्लुकात के सर पे किस तरह, आज का तो वो टाइम है कि खून के रिश्ते सफ़ेद पड़ जाते हैं, तो ऐसे कौन से इसके ताल्लुकात हैं जो ये निभा रहा है और वो भी इसका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा देखिए जी, ये इसका सबसे बड़ी वजह तो ये है कि एक ऐसे शख्स को उठा लिया जाना जिसके ऊपर ना तो कोई FIR हो, ना उसका कोई गुनाह हो, ना उसके ऊपर कोई दरख्वास्त हो, उसके मोबाइल पास रख लेना, उसको 27 घंटे के बाद जाके अपने सेंटर पे रखना, 27 घंटे के बाद छोड़ देना और उसके बाद उसके मोबाइल में जो चीज़ें थी वो इस प्राइवेट शख्स के पास उसकी मालूमात पहुंच जाना। ये खुद बता रहा है कि इसके ताल्लुकात हैं या पैसा या ताल्लुक कुछ तो है, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा जो है वो ज़रूर है कि इसके हैं। दूसरी बात कि कुछ हमारे पास कुछ ऑडियो के जो वॉइस नोट्स पहुँचे हैं उसमें ये बंदा खुद उनसे बात कर रहा है और FIA वालों से जी, और ये इकरार कर रहा है। फिर कई जगह पे ये कह रहा है कि ये जो FIR नहीं होने दी, ये मैंने नहीं होने दी DPO को कह के, ये उसका बयान है। लेकिन बाकी आपने देख ही लिया, आज DPO ऑफिस में भी हम लोग गए थे, उनसे भी बात की है। तो एक नाहल शख्स जो है, मैं तो उसको नाहल ही कहूँगा, गुजरात का सबसे बड़ा थाना सिविल लाइन है, सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ का है, डकैती चोरी की बात यहाँ पे तो किसी एक्टिव बंदे को होना चाहिए। ये बंदा जाके खुद मुलजिम पकड़ के लाया है जो उस औरत के घर में गया है, मोबाइल भी इसने वहाँ से लिया है। उसके बाद पहली बात तो यह है कि उस दिन इतनी शदीद बारिश थी कि आधा इंसान जो है ना सड़कें वो डूबी हुई थी। इसके बावजूद इसने उस औरत को ज़बरदस्ती कह के थाने बुलाया, थाने बुला के, हालांकि वो दरख्वास्त दे चुकी थी इनको जब ये गए हैं, उसके बाद दोबारा दरख्वास्त दी गई है थाने आके, वो बेचारी भीगती हुई आई है और गई है। जो भी एक औरत होने के लिहाज से वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। सबके घर में माँ बहनें होती हैं, औरतों का एहतराम सब पे फ़र्ज़ है। तो ऐसे शख्स को ऐसे जो रहने का कतई कोई हक़ नहीं जो ख़वातीन का एहतराम ना करे। इस वक्त हम DPO गुजरात के ऑफिस में मौजूद हैं, इनसे चल के बात करते हैं कि ताख़ीर क्यों हो रही है, अभी तक जो है इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, कौन लोग हैं, कौन से असर रसूख वाले लोग हैं जो कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे। चले आए मेरे साथ। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम DPO गुजरात सर के ऑफ़िस में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त DPO गुजरात। इनसे बात करते हैं। आयशा बीबी जो कि मुतासिरा ख़ातून है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, उनसे बात करते हैं। सर के पास कंप्लेंट्स भी आ चुकी हैं, FIR भी मौजूद है, इस पर अभी तक ताख़ीर क्यों हो रही है कानूनी इदारों की तरफ से, और हमारे चैनल के तवस्सुल से, नई बात के तवस्सुल से इस पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, मेरिट पर रहते हुए फ़ैसला किया जाए। हमारी तो इतनी ही अर्ज़ी है सर आपसे। यानी शोर इस पे एक तो मैडम हर सूरत इसको मेरिट के ऊपर किया जाएगा, और दूसरा इसके सेक्शंस ऑफ लॉ को भी दोबारा मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि वो सेक्शंस ऑफ लॉ सारे दुरुस्त लगे हुए हैं, और जितनी इन खातून के साथ जो कार्रवाई हुई है उसमें हम ये भी देखेंगे कि उस पर इनकी कार्रवाई में डिले का मुर्तकब कौन हुआ है। जो डिलिंक्वेंट्स ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उसमें डिले में है उन पे भी लायबिलिटी फ़िक्स करेंगे। और सेकेंडली हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें
जो वो शख्स है उसकी गिरफ़्तारी 100% इफ़ेक्टिव हो, प्लस इनकी मुकम्मल दादरसी हो सके, जिस हवाले से भी इनके साथ एक्सटॉर्शन हुई है। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DPO गुजरात असद साहब मौजूद थे। इन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मेरिट पर रहते हुए फ़ैसला किया जाएगा। ये हर चीज़ को दोबारा से चेक करेंगे, चेक करके जहाँ से ताख़ीर हुई है उन लोगों को भी जो सज़ा है वो मिलेगी और उसके अलावा इंसाफ दिया जाएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।